तो ऊष्मा इंजन की दक्षता बता दिए थे ना। यस सर। किसी भी वस्तु की, किसी भी सिस्टम की दक्षता क्या होती है? आउटपुट अपान इनपुट, यानी कितना रिजल्ट मिला हमें और कितना दिए उसका अनुपात क्या कहलाता है? दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पे दक्षता क्या आई थी आपकी? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपान Q1, 1 माइनस Q2 अपान Q1, ठीक है ना, यही आई थी। और Q2 क्या है? सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा है, और Q1 क्या है? कार्यकारी पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा है, ठीक है। अब इसके बाद रीडिंग डालोगे, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन हैं। हो गया? यस सर। लाइन की, उस लाइन को छोड़ देना। ये कथन ऊष्मा इंजन, ये कथन ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक पर आधारित, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर, जानते हो ना रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक पर आधारित है। ऊष्मा इंजन और प्रशीतक, हो गया? यस सर। अब इसमें पहला डाल दोगे, केल्विन प्लांक का कथन। केल्विन प्लांक का कथन लिखो इसमें, इस कथन के अनुसार किसी ऐसी युक्ति का बनाना असंभव है, किसी ऐसी युक्ति का बनाना असंभव है जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, कार्य में परिवर्तित कर दे तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा ना मिले, तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा ना मिले। तो केल्विन प्लांक का क्या कथन है कि कोई भी निकाय ऐसा नहीं है कि हम जितनी ऊष्मा दे वो पूरा पूरा किस में बदल जाए? कार्य में बदल जाए। ऐसा कोई भी निकाय नहीं है कि हम जितनी ऊष्मा दे और उतनी ऊष्मा के बराबर हमें क्या मिल जाए? कार्य मिल जाए। ऐसा कोई भी सिस्टम संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिंक जो है ऊष्मा का अवशोषण ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें सिंक द्वारा ऊष्मा का अवशोषण ना किया जाए और दी गई ऊष्मा सिस्टम को पूरा पूरा कार्य में बदल दे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसके कथन के अनुसार है? केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार। केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार ऐसा कोई भी निकाय नहीं है कि जितनी ऊष्मा दे वो पूरी पूरी कार्य में बदल जाए और सिंक को कुछ भी ऊष्मा ना मिले। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये किसका कथन है? केल्विन प्लांक का कथन है। समझ में आ गई बात ना? अब अगली हेडिंग डालोगे, नहीं लिखना है, उसके नीचे लिखना, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि कार्य प्राप्त करने के लिए, कार्य प्राप्त करने के लिए तप्त वस्तु के साथ, तप्त वस्तु के साथ
तप्त वस्तु के साथ शीतल वस्तु का होना आवश्यक है। तप्त वस्तु के साथ शीतल वस्तु का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सोर्स के साथ सिंक का होना आवश्यक है। कल बताए थे हम सोर्स, ठीक ना, स्रोत या सोर्स। सोर्स के साथ सिंक का होना आवश्यक है और सिंक कुछ न कुछ ऊष्मा अवश्य लेगी, ठीक है ना। ये किसका कथन है? आपका केल्विन प्लांक का कथन है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी युक्ति ऐसी हो ही नहीं सकती कि हम जितनी ऊष्मा दें वो पूरा पूरा किसमें बदल जाए? कार्य में बदल जाए। ऐसी कोई युक्ति नहीं है। सिंक को कुछ न कुछ ऊष्मा अवश्य चाहिए। समझ में आ गई बात ना? तो ऊष्मा यानी सोर्स और सिंक दोनों आवश्यक है किसी भी युक्ति के लिए। समझ में आ गई बात ना? अब अगला लिखोगे क्लासियस का कथन। क्लासियस का कथन, ये किसका कथन था? केल्विन। और ये है हो गया। इसमें भी वही बात है लगभग। लिखो, इस कथन के अनुसार किसी ऐसी युक्ति का बनना असंभव है, किसी ऐसी युक्ति का बनना असंभव है जो बिना किसी बाह्य स्रोत के सोर्स की ऊष्मा को बाह्य स्रोत के नहीं सिंक की ऊष्मा को, ठीक ना, बिना किसी बाह्य स्रोत से के सिंक की ऊष्मा को स्रोत तक पहुंचा सके या तप्त वस्तु तक पहुंचा सके। सिंक की ऊष्मा को तप्त ऊष्मा, हाँ, स्रोत या तप्त वस्तु तक पहुंचा सके। तप्त वस्तु वही होती है जो सोर्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है? क्लासियस के अनुसार कि कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो कि बिना किसी बाह्य स्रोत के माध्यम से सिंक से ऊष्मा सोर्स को पहुंचा सके। जैसे रेफ्रिजरेटर आपका होता है ना, फ्रिज। तो फ्रिज क्या होती है कि जिसमें जो वस्तु हम उसमें रखते हैं वो मान लो उसका ताप कम होता है और उससे ऊष्मा लेता है। वो उसकी ऊष्मा लेकर के कहाँ छोड़ता है? बाहर। तभी तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? जैसे हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कोई वस्तु को रखते हैं तो फ्रिज क्या करती है? उसकी ऊष्मा निकालती है। जो वस्तु मान लो दूध रख दिए, कोई सब्जी रख दिए, उसकी ऊष्मा निकालती है। ऊष्मा निकालते नहीं, ताप गिर जाएगा। जब ऊष्मा निकालेगी क्या हो जाएगा? ताप गिर जाएगा। तो उसमें से ऊष्मा निकाल कर ऊष्मा कहाँ छोड़ती है? वो बाहर छोड़ती है। तो ये युक्ति, बाहरी युक्ति क्या हो गई? फ्रिज हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक ना। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि हम यहाँ पे जो है एक वस्तु रख दें और यहाँ पे ताप गर्म है तो और ये वस्तु रखी हुई वस्तु और ठंडी हो जाए और बाहर चली जाए उसमें? जैसे मान लो यहाँ पे आप जो है दूध रख दिए हैं और इसका टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर जो है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि डायरेक्ट ऊष्मा ये इसका टेम्परेचर और गिर जाए, यानी कि ये 5 हो जाए और ये 25 हो जाए? ऐसा डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक ना। यहाँ हमको करने के लिए हमारे पास कोई बाह्य युक्ति होनी चाहिए। जैसे हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिए, फ्रिज में रख दिए, तो यहाँ से ऊष्मा फ्रिज क्या करती है? इसकी ऊष्मा को लेकर के बाहर छोड़ देती है। समझ में आ रही बात? आप फ्रिज के आसपास खड़े हो जाओ तो वहाँ आपको गर्म महसूस होगा। गर्म महसूस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो अंदर की ऊष्मा है, अंदर की जो पदार्थ आप रखे हैं उसकी ऊष्मा को निकाल करके वो कहाँ छोड़ देता है? बाहर। इसलिए बाहर हमें गर्म महसूस होता है। समझ में आ रही बात ना?
अंदर भले ठंडा महसूस रहेगा लेकिन बाहर गर्म महसूस क्यों होता है? क्योंकि अंदर की रखी वस्तु से उष्मा को निकाल करके वो कहाँ ले जाता है? बाहर ले जाता है। यहाँ पर बाह्य युक्ति क्या हो गई? रेफ्रिजरेटर हो गया। और बिना किसी बाह्य युक्ति के सिंक से उष्मा सोर्स तक नहीं जा सकती। बिना किसी बाहरी युक्ति से सिंक की उष्मा सोर्स तक नहीं जा सकती, क्योंकि सिंक जो है क्या होता है? उष्मा लेने वाला होता है और सोर्स उष्मा देने वाला होता है। और उसमें ताप अगर कम रहेगा तभी तो लेगा वो। तो यानी कि सिंक से उष्मा बाहर तभी जा सकती है जब तक कोई वहाँ पे बाह्य सोर्स लगा रहेगा, तभी तो जाएगी। ठीक है ना? तो ये किसका नियम है? क्लासियस का कथन है। किसका कथन है? क्लासियस का कथन है कि जब तक कोई बाहरी स्रोत ना लगा हो सिंक से उष्मा स्रोत को नहीं जा सकती। अगर कोई बाहरी युक्ति लगी हुई है तब वो क्या कर सकता है? वो आपका सिंक की उष्मा को बाहरी वस्तु को या सोर्स को ले जा करके दे सकता है। समझ में आ गई बात ना? ये किसका नियम है? क्लासियस का नियम है। और केल्विन प्लांक का नियम बता दिए। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब उसके नीचे लिखना उष्मा का स्थानांतरण तप्त वस्तु से शीतल वस्तु की ओर होता है। उष्मा का स्थानांतरण तप्त वस्तु से शीतल वस्तु की ओर होता है। ये तो आप लोग जानते हो। उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। वह भी यही समझ सकते हो कि यहाँ पे उष्मा जो है अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। कहाँ तक लिखे? उष्मा का स्थानांतरण तप्त वस्तु से शीतल वस्तु की ओर होता है। उष्मा स्वतः शीतल वस्तु से तप्त वस्तु तक नहीं पहुँच सकती। उष्मा शीतल वस्तु से तप्त वस्तु तक नहीं पहुंच सकती। समझ में आ गई बात? तो उष्मा जो है अगर हम किसी वस्तु को फ्रिज में ना रख करके बाहर रख दें तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे बाहर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मान लो अधिक है और उस वस्तु का टेम्परेचर कम है। समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे हम बता दिए अगर इसको बाहर रखे हैं तो ये ऐसा संभव नहीं है कि इसकी उष्मा बाहर चली जाए, क्योंकि उष्मा का प्रवाह किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ऐसी अगर बाहरी युक्ति कोई हम लगा देंगे तभी ऐसा संभव होगा कि इसकी उष्मा निकाल करके वो कहाँ ले जाके छोड़ दे? बाहर छोड़ दे। और ये किसका नियम है? क्लासियस का कथन है। और प्लांक का कथन आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद लिखना, हेडिंग डालना, प्रशीतक का कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक। प्रशीतक मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। ठीक ना? प्रशीतक का कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक। लिख लो। हो गया? यस सर। तो लिखना, प्रशीतक एक उल्टी दिशा में कार्य करने वाली उष्मा इंजन है। प्रशीतक एक उल्टी दिशा में कार्य करने वाला उष्मा इंजन है। उल्टी दिशा में मतलब जैसे आप जो है जब यहाँ पे हम इंजन बताए थे तो यहाँ पे हम उष्मा दिए थे और उष्मा से ताप गिरते गिरते जो है भाप में बदल गया, फिर विद्युत धारा मिली हमें। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सीधी दिशा में जा रहा है और यहाँ पे क्या होता है? उल्टी दिशा में एक उष्मा इंजन। उल्टी दिशा मतलब यहाँ पे क्या होता है? उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ जाता है, वो तो बाहरी युक्ति, और उसी को क्या कहते हैं? हम प्रशीतक कहते हैं। ठीक है ना? प्रशीतक एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है? उष्मा को विपरीत दिशा में प्रवाहित कराता है। ठीक है ना? अब उसके नीचे लिखना, प्रशीतक द्वारा एक चक्र में
प्रशीतक द्वारा एक चक्र में शीतल वस्तु से ली गई ऊष्मा Q2। प्रशीतक द्वारा एक चक्र में शीतल वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 तथा प्रशीतक को चलाने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को प्रशीतक का कार्य गुणांक कहते हैं। ठीक है, कट गई लाइट। अब देखो यहाँ पे प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य क्या है, यहाँ पे W है। और Q2 क्या है, Q2 है ठंडी वस्तु से शीतल वस्तु से, या क्या कहते हैं उसको, शीतल वस्तु से, ठीक ना, शीतल वस्तु से ली गई ऊष्मा क्या है, Q2 है। शीतल वस्तु से ली गई ऊष्मा क्या है, Q2 है। और उस प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य क्या है, W है। प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य क्या है, W है। इसका अनुपात क्या कहलाता है, आपका प्रशीतक का कार्य गुणांक कहलाता है। यानी कि शीतल वस्तु से ली गई ऊष्मा और प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य का अनुपात क्या कहलाता है, प्रशीतक का कार्य गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रशीतक का कार्य गुणांक कहलाता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K से लिखते हैं इसको, K क्या हो जाएगा, Q2/W हो जाएगा। लिख लो इसको। हो गया? यस सर। देखो यहाँ पे जैसे मान लो आप जो है प्रशीतक जो है, ये आपका रेफ्रिजरेटर जो है, Q2 ऊष्मा लिया। Q2 ऊष्मा कहाँ से लिया, जैसे मान लो कि आपके शीतल वस्तु से ठंडी वस्तु कोई रखे वहाँ पे, और उसमें से ऊष्मा लिया वो, और कितनी ऊष्मा लिया, Q2 लिया। और प्रशीतक को हमें चलाने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वही ऊर्जा क्या है, यहाँ पे W है। कार्य और ऊर्जा एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रशीतक द्वारा यानी कि शीतल वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा क्या है, Q2 है। और उस प्रशीतक को चलाने के लिए किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा क्या है, W है। इसका अनुपात क्या कहलाता है, आपका प्रशीतक का कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक, या क्या कहलाता है, निष्पादन गुणांक कहलाता है। समझ में आ गई बात ना। तो अब लिखना कार्नो इंजन की दक्षता। अब कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो कैसे लिखते हैं, देखो ऐसा इंजन हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि जिसकी दक्षता लगभग 100% हो, ठीक है ना। ऐसा इंजन
जिसकी दक्षता लगभग क्या हो 100%, यानी कि जितनी ऊष्मा दिए उतना कार्य कर दिया। ऐसा तो संभव नहीं, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर हम ऐसे एज्यूम करें, कल्पना करें, तो उस इंजन को क्या कहेंगे हम? कार्नो इंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्नो इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसकी दक्षता लगभग 100% हो, यानी जितना हम ऊर्जा देंगे उतनी वो कार्य कर देगा। तो ऐसा इंजन क्या कहलाएगा? कार्नो इंजन। लेकिन 100% ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ गई बात ना? तो कार्नो इंजन क्या है? जिसकी दक्षता क्या हो? लगभग 100% के आसपास हो, तो उसे इंजन को हम क्या कहेंगे? कार्नो इंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्नो इंजन कहेंगे। तो इसकी दक्षता क्या होगी लिखना, यदि एक कार्नो इंजन सोर्स व सिंक के बीच, यदि एक कार्नो इंजन सोर्स व सिंक के बीच कार्यरत है, सोर्स व सिंक के बीच कार्यरत है, तथा सोर्स व सिंक के ताप क्रमशः T1 व T2 हैं। कैपिटल लिखना, सोर्स व सिंक के ताप क्रमशः T1 व T2 हैं, तो कार्नो चक्र या उत्क्रमणीय चक्र के लिए, तो कार्नो चक्र या उत्क्रमणीय चक्र के लिए होता है आपका Q1 अपान Q2 इक्वल टू होता है T1 अपान T2। तो वही वाला Q1 Q2 है यहाँ पे। Q1 क्या है आपका? सोर्स द्वारा दी गई ऊष्मा Q1 होती है, और सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 होती है। और यहाँ पर सोर्स का ताप T1 है और सिंक का ताप क्या है? T2 है। सोर्स का ताप क्या है? T1 है, और सिंक का ताप क्या है? T2 है। और Q1 क्या है? सोर्स द्वारा दी गई ऊष्मा, और Q2 क्या है? सिंक द्वारा दी गई ऊष्मा है। तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू होता है T1 अपान T2। Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या होता है? T1 अपान T2। तो यहाँ पे कार्नो दक्षता हो जाती है। देखो यहाँ पे जो कार्नो दक्षता, जो हम दक्षता, इंजन की दक्षता क्या बताए थे हम? देखो ईटा इक्वल टू क्या बताए थे? 1 माइनस Q2 अपान Q1 बताए थे ना। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T2 अपान T1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q2 अपान Q1 क्या है? Q2 अपान Q1 क्या है? T2 अपान T1 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस T2 अपान T1 लिख सकते हैं। लिख लो। तो ये सिर्फ कार्नो इंजन के लिए संभव है, ठीक है ना। Q1 अपान Q2 T1 इक्वल टू T1 अपान T2 किसके लिए संभव है? ये कार्नो इंजन के लिए। और कार्नो इंजन क्या होता है? जिसकी दक्षता लगभग 100% के बराबर हो, तो ऐसे इंजन को हम क्या कहते हैं? कार्नो इंजन कहते हैं। यदि सोर्स का ताप T1 है और सिंक का ताप T2 है, और सोर्स द्वारा दी गई ऊष्मा Q1 है, सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 है, तो आपके कार्नो इंजन के लिए क्या हो जाएगा? Q1 अपान Q2 इक्वल टू T1 अपान T2। और हमें पहले इंजन की दक्षता निकाल चुके हैं कि ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपान Q1 होता है। तो यानी यहाँ पे ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 अपान Q1 की जगह क्या हो जाएगा? T2 अपान T1, यानी कि ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। ये किसके लिए है? कार्नो इंजन के लिए। किसके लिए है? कार्नो इंजन के लिए है। और ये जो है सभी के लिए हो जाएगा, चाहे कार्नो चाहे सामान्य इंजन हो, ये दोनों के लिए क्या होगा? पहला वाला हो जाएगा, और सिर्फ कार्नो इंजन के लिए ये दूसरा वाला हो जाएगा। हो गया? तो लिखना, कार्नो इंजन की दक्षता केवल सोर्स व सिंक के ताप पर निर्भर करती है। कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर कर रही है? देखो,
सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर करती है। और वहाँ पे जो सामान्य इंजन हुआ करता था वहाँ पे सोर्स द्वारा दी गई ऊष्मा और सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा पर निर्भर करता था, और यहाँ पे सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात ना? तो कार्नो इंजन और सामान्य इंजन में अंतर समझ में आया ना? तो कार्नो इंजन क्या होगा? जिसकी दक्षता लगभग 100% हो, और सामान्य इंजन रहेगा उसकी दक्षता कम रहेगी, तो ऐसा सामान्य इंजन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कार्नो इंजन के लिए 1 - T2/T1 और सामान्य इंजन के लिए 1 - Q2/Q1। समझ में आ गई बात ना? तो लिख लिया ना इसको। कार्नो इंजन के लिए सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर करता है। अब एक सवाल लिखना, उत्क्रमणीय इंजन, इसी को उत्क्रमणीय इंजन भी कहते हैं, उत्क्रमणीय इंजन या कार्नो इंजन, ठीक है ना? उत्क्रमणीय बताए थे ना, जो यानी कि जो ऊष्मा का अवशोषण ना करे, जहाँ पे चले थे वहीं आ जाए, तो ऐसा क्या कहलाता है? प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उत्क्रमणीय होता है। और यहाँ पर भी यही तो है ना, यहाँ पे कोई ऊष्मा की हानि नहीं हो रहा है, तो जहाँ से चला वहीं पे आ जाएगा। कौन? कार्नो इंजन। इसलिए कार्नो इंजन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं, या फिर क्या कार्नो इंजन कहते हैं। समझ आ गई बात ना? तो कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन 100 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के मध्य कार्य कर रहा है, के ताप के मध्य कार्य कर रहा है, तो इसकी दक्षता की गणना कीजिए। तो इसकी दक्षता की गणना कीजिए। तो अभी हम फार्मूला बताए थे, दक्षता इक्वल टू क्या होता है? 1 - T2/T1। तो यहाँ पे आपका T1 क्या है यहाँ पे, और T2 सही है? बताओ सही है? कैपिटल टी ये निर्धारित बताता है कि केल्विन में होगा, और स्मॉल टी अगर सेल्सियस टेम्परेचर आए तो डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप ध्यान देना, कभी भी जब कैपिटल टी आता है इसका मतलब क्या होना चाहिए? वो केल्विन में होना चाहिए। और केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 273 केल्विन, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपका T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 373। T1 इक्वल टू आ गया 373 केल्विन, और T2 इक्वल टू क्या आ गया? 273 केल्विन। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं अब। तो ईटा इक्वल टू 1 - T2 क्या है? 273 अपान क्या है? 373। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको घटाते हैं तो इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? 373। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 373 माइनस 273, तो ये 100 हो जाएगा। 100/373, ये क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। और अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 100 / 373 गुणे 100%, ठीक है ना? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो चाहे, और आने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 100 परसेंटेज में आया 26.8%, लिख देते हैं 26.8%।
हो गया। एक और सवाल लिखो। दो इंजनों ए व बी के स्रोतों के ताप 400 केल्विन तथा 350 केल्विन है। 400 केल्विन तथा 350 केल्विन है, जबकि सिंक के ताप 350 केल्विन, केल्विन मतलब के लिख देना सिर्फ, तथा 300 केल्विन है। तो इनमें से कौन सा इंजन अधिक दक्षता का है? तो इनमें से कौन सा इंजन अधिक दक्षता का है? हो गया? तो ये भी तो आसान है। ये चैप्टर हो गया है, कुछ का सवाल है करा दे रहे हैं। चलो अगला इसको देखो। एक का जो है दो इंजन है हमारे पास और दोनों को पूछ रहा है कौन अधिक दक्षता वाला है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम ए इंजन ले ले रहे हैं और बी वाला ले ले रहे हैं। तो ए के सोर्स का, यानी सोर्स मतलब क्या, T1 वाला था। ठीक है ना, तो T1 इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है, 400 केल्विन दिया है। यहाँ पे क्या 273 जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए T2 के लिए क्या दिया है इसमें, नहीं, ये आपके सिंक का हो जाएगा यहाँ पे 350। हाँ सही है, 350, उसको भी 350 ही दिया है। T2 क्या है, 350 केल्विन, और इसके लिए T1 क्या दिया है, यह भी 350 दिया है। T1 350 और T2 क्या दिया है, 300 केल्विन। तो यानी यहाँ पे आप जो है एक बार इसके लिए दक्षता निकालोगे। मान लेना ये Q1 है, क्या दक्षता, ईटा 1 हो गया, ये ईटा ए और ईटा बी, दो ईटा हैं, दोनों का निकाल लेना, और जो अधिक रहेगा उसकी दक्षता अधिक रहेगी। ठीक है, चलो ठीक है।